नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव की अक्षरेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षरेखा यानी कोई द्विध्रुव की अक्षरेखा क्या होती है? अक्षरेखा के बारे में हमने पढ़ा था भी। अक्षरेखा जो है वो आवेशों को मिलाने वाली रेखा, आवेशों को मिलाने वाली रेखा। जैसे मान लिया अपने पास कोई द्विध्रुव है, इसका ये माइनस क्यू आवेश है और ये अपने पास प्लस क्यू आवेश है, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये क्या होगी? इसकी अक्षरेखा होगी। ये क्या होगी? अक्षरेखा। और इसी रेखा पर हमें कोई बिंदु स्थित होगा, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, मान लिया अपने पास ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू आवेश और एक है अपने पास प्लस क्यू आवेश। दोनों आवेशों के मध्य दूरी जो है वो 2a है, अति अल्प दूरी 2a। ठीक है, ये द्विध्रुव का केंद्र है O। द्विध्रुव का केंद्र है O। केंद्र क्या होगा? आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। ठीक है, तो इस केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, R दूरी पर, यानी इस केंद्र O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ये मान लिया बिंदु P अपने पास। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो देखिए यहां से भी तीव्रता ज्ञात करें तो हमें क्या पता होना चाहिए भी? इन दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी पता होनी चाहिए। बिंदु P की दूरी जो है वो इन दोनों आवेशों से कितनी है वो देखिए। तो माइनस क्यू आवेश से बात करें, यदि माइनस क्यू आवेश से दूरी क्या हो जाएगी? R प्लस ए दूरी होगी। कितनी दूरी होगी? R प्लस ए। ठीक है, और प्लस क्यू आवेश से दूरी जो है वो कितनी होगी? R माइनस ए होगी। R माइनस ए होगी। बात क्लियर? कैसे हुई ये दूरियां R प्लस ए और R माइनस ए? देखिए भी, ये जो 2a है ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब है माइनस क्यू आवेश से O की दूरी जो है वो कितनी है? a है, और O से प्लस क्यू आवेश की दूरी कितनी है? a है। तो ये R, इस R में से ये a घटा देंगे तो R माइनस ए आ जाएगा, और इस R में ये a जोड़ देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? R प्लस ए आ जाएगा। होगी बात क्लियर? अब देखिए यहां से आगे अपने पास इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें। माइनस क्यू आवेश यानी ऋणात्मक आवेश है, और हम जानते हैं भी ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो उसकी दिशा आवेश की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? आवेश की ओर। तो माइनस क्यू आवेश के कारण मैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेता हूं E1 वेक्टर। E1 वेक्टर, तो E1 वेक्टर की दिशा क्या होगी? P से इस बिंदु, मान लिया ये A है तो A की ओर, और ये मान लिया B है। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश से, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होगी? बिंदु P से A की ओर होगी, E1 वेक्टर। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, तो प्लस क्यू आवेश के कारण यानी धनात्मक आवेश, तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? आवेश से दूर की ओर होती है। आवेश से दूर की ओर, तो ये आवेश से दूर की ओर अपने पास है, मान लेता हूं मैं E2 वेक्टर। E2 वेक्टर। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले मैं लिखता हूं प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी हो जाएगी? यह माना है हमने E2 वेक्टर, तो E2 वेक्टर क्या होगा? K Q अपॉन दूरी कितनी है? R माइनस ए, R माइनस ए का होल स्क्वायर, और दिशा क्या होगी? इसकी दिशा होगी B से P की ओर, बिंदु B से P की ओर। ठीक है, होगी बात क्लियर? इसके पश्चात माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है? E1 वेक्टर है, तो E1 वेक्टर क्या हो जाएगी? KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, और दिशा क्या होगी? A से P की ओर, A से P की ओर। ठीक है, ये हमने दोनों तीव्रताएं जो हैं वो लिख दी। अब देखिए बात करें बिंदु P पर। बिंदु P पर E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की दिशा क्या है? परस्पर विपरीत है। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की दिशा परस्पर क्या है? विपरीत है।
तो यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होगी। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? तो दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है, तो इसका मतलब है इनके अंतर के बराबर होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आ जाएगी अपनी अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई वेक्टर किसके बराबर होगा? E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर के बराबर होगा। E2 वेक्टर माइनस है E1 वेक्टर के। ठीक है, फिर देखिए E2 की वैल्यू पुट कर देंगे और E1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो E2 की वैल्यू क्या है अपने पास? E2 का मान है अपने पास KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, और माइनस E1 की वैल्यू क्या है अपने पास? KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर है। ठीक है, होगी बात क्लियर? अब इसे सोल्व करते हैं हम। तो E वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? KQ कॉमन ले लेता हूं मैं और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा अपने पास? R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा अपने पास R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। E वेक्टर इज इक्वल टू KQ इंटू, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 4AR अपॉन ये हो जाएगा अपने पास R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यदि मैं ये बोल दूं यहां पर भी हम द्विध्रुव की परिभाषा के हिसाब से देखें, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित है। इसका मतलब 2a का मान जो है, 2a दोनों आवेशों के मध्य दूरी जो है वो क्या है? अति अल्प है, यानी 2a जो दूरी है वो लगभग क्या है? शून्य है। तो a का मान भी लगभग क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब है ये जो दूरी r है, ये जो दूरी r जो है वो इस a से काफी बड़ी होगी। दूरी r a से काफी बड़ी होगी, यानी r जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा किससे? a से। तो इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं भी? r माइनस a जो है वो लगभग बराबर होगा किसके? r के, तथा r प्लस a जो होगा वो भी लगभग किसके बराबर है? r के ही बराबर है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? E वेक्टर इज इक्वल टू KQ इंटू 4AR अपॉन R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर यानी R रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और R कैप लिख दूंगा, ये काट देते हैं हम लोग। तो अपने पास क्या हो जाएगा? KQ इंटू 4A डिवाइड बाय R क्यूब आ जाएगा, R कैप। और E वेक्टर जो है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से मैं 2 बाहर ले लेता हूं, ये आ जाएगा अपने पास 2KQ इंटू 2A अपॉन R क्यूब, Q इंटू 2A अपॉन R क्यूब आ गया। अब देखिए यहां पर लिखता हूं मैं Q इंटू 2A जो है, Q इंटू 2A विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। Q इंटू 2A क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे लिखते हैं हम लोग P वेक्टर से। इसे किससे लिखते हैं? P वेक्टर से। तो फिर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 2K P वेक्टर अपॉन R क्यूब। ये आ गई अपने पास अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कर सकते हैं। अब अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक से हम लोग क्या बता सकते हैं? व्यंजक से अपने पास आया भी E वेक्टर जो है यानी अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के क्या होती है? समानुपाती होती है, यानी E वेक्टर जो है वो समानुपाती होगा किसके? P वेक्टर के। ठीक है, और दूरी R जो है यानी द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P की जो दूरी यानी R जो है उसकी तृतीय घात के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो नंबर 2 पॉइंट अपने पास आ जाएगा भी E वेक्टर जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? 1 अपॉन R क्यूब के, यानी E वेक्टर इज एंटी प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होगा, यानी तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो यह था अपने पास अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले बात करें निरक्ष रेखा होती क्या है? निरक्ष रेखा क्या होती है? देखिए मान लिया अपने पास ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू आवेश मान लेता हूं मैं, ये प्लस क्यू आवेश है,
और दोनों आवेशों के मध्य दूरी जो है वो 2a है और ये द्विध्रुव का केंद्र है O। ठीक है, तो अब निरक्ष रेखा क्या होगी, ये जो रेखा होती है इसे हम लोग बोलते हैं अक्ष रेखा। इसे क्या बोलते हैं, अक्ष रेखा। तो निरक्ष रेखा होगी अक्ष रेखा के लंबवत वह रेखा जो द्विध्रुव के केंद्र में से गुजरे। अक्ष रेखा के लंबवत वह रेखा जो द्विध्रुव के केंद्र में से गुजरे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, निरक्ष रेखा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, निरक्ष रेखा। और इसी निरक्ष रेखा पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। तो शुरुआत करते हैं निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखिए, माना अपने पास कोई द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव, ये विद्युत द्विध्रुव है। इस विद्युत द्विध्रुव का ये प्लस q आवेश है और ये माइनस q आवेश है। दोनों आवेशों के मध्य दूरी, अति अल्प दूरी जो है वो 2a है। ठीक है, ये द्विध्रुव का केंद्र ले लिया मैंने, O है। ये O केंद्र है, इसका मतलब ये इस दूरी 2a को दो समान भागों में बांट देगा, यानी a और a में बांट देगा। होगी बात क्लियर। अब देखिए, निरक्ष रेखा पर इस बिंदु O से निरक्ष रेखा पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है, ये निरक्ष रेखा हो गई। और इस निरक्ष रेखा पर कोई बिंदु P है, ये बिंदु P यहां पर स्थित है। और इस बिंदु P की O से दूरी जो है वो क्या है, स्मॉल r है, स्मॉल r दूरी। अब देखिए, इस प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी होगी। तो पहले बात करें प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो मान लेता हूं मैं, अपने पास है E1 वेक्टर। क्या है, E1 वेक्टर है। ठीक है, और माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो मान लेता हूं मैं E2 वेक्टर है, E2 वेक्टर। ठीक है, तो E1 वेक्टर की दिशा तो होगी आवेश से दूर की ओर और E2 वेक्टर की दिशा क्या होगी, आवेश की ओर, क्योंकि E1 वेक्टर जो है वो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और E2 वेक्टर जो है वो ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब बात करें भी इन दोनों आवेशों पर ये जो बिंदु P है इसके द्वारा बनाया गया कोण थीटा है। कोण क्या है, थीटा। ये बिंदु A मान लिया, ये बिंदु B मान लिया, ये थीटा कोण है। अब यदि इस AB के समांतर कोई मैं रेखा खींच दूं, ये रेखा AB के समांतर, तो ये कोण भी, यानी ये कोण थीटा होगा और ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। ये तो इसके संगत कोण है, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा थीटा हो जाएगी। तो अब E1 वेक्टर के घटक की बात करें तो E1 वेक्टर का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा अपने पास, E1 है cos थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास, E1 है sin थीटा। इसी प्रकार से E2 वेक्टर का क्षैतिज घटक जो है वो हो जाएगा E2 sin थीटा, सॉरी E1 E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा हो जाएगा। होगी बात क्लियर। अब आवेश से बिंदु P की दूरी की बात करें तो आवेश से बिंदु P की दूरी की बात करें तो ये देखिए, ट्राइंगल अपने पास POA में बात करें, ट्राइंगल POA में ये जो है ये कर्ण है, और कर्ण क्या होगा, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसी प्रकार से PB की दूरी भी कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगी अपने पास। ठीक है, अब बात करते हैं भी प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा। तो प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 वेक्टर है। E1 वेक्टर किसके बराबर होगा अपने पास, KQ अपॉन दूरी कितनी है, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूं KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, KQ अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी दिशा क्या है, A से P की ओर, दिशा क्या है, A से P की ओर। ठीक है, इसके पश्चात बात करें माइनस q आवेश के कारण, तो माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस q आवेश के कारण, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2 वेक्टर। E2 वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट और इसकी होल स्क्वायर। और दिशा क्या है, P से B की ओर, P से B की ओर। ठीक है, होगी बात क्लियर। अब देखिए यहां से इसका परिमाण लें हम लोग, तो E2 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लेता हूं मैं थोड़ा सा एक बार। KQ अपॉन है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दिशा P से B की ओर। अब देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं भी E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का परिमाण क्या है, समान है। E1 वेक्टर और E2 वेक्टर का परिमाण क्या है, समान है। यानी E1 वेक्टर का परिमाण और E2 वेक्टर का परिमाण जो है वो क्या है, समान है। दोनों का परिमाण समान है। अब दोनों का परिमाण समान है, थीटा कोण समान है, तो देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, यानी दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, दोनों के ऊर्ध्वाधर घटक जो हैं वो क्या है, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है। तो इसका मतलब ये दोनों परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ये दोनों परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो केवल 36 घटकों से प्राप्त होगी। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल 36 घटकों से ही प्राप्त होगी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता हूं मैं, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी अपने पास, E वेक्टर लिख देता हूं। E वेक्टर क्या होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, यानी E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। अब E1 और E2 का परिमाण समान है, तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं इसे 2E1 cos थीटा। इसे क्या लिख सकता हूं, 2E1 cos थीटा लिख दें और चाहे 2E2 cos थीटा लिख दें, एक ही बात होगी। ठीक है, तो E वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, 2E1 की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनटू cos थीटा। अब cos थीटा देखिए किसी भी ट्राइंगल, यानी ये अपने पास POA ट्राइंगल है, इसमें cos थीटा क्या होगा, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, A है, और कर्ण कितना है, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। तो आधार तो अपने पास A आ गया बटे रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ हो गई। ठीक है, इसे हल कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा E वेक्टर इज इक्वल टू 2KQ इंटू A डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा, 3/2 पावर आ जाएगी। ठीक है, अब R जो है वो इस A से बहुत बड़ा है, यानी R जो है, ये दूरी R जो है वो क्या है, A की तुलना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन है किससे, A से। तो इसलिए R स्क्वायर जो होगा, R स्क्वायर इससे वेरी 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 ग्रेटर देन होगा किससे, A स्क्वायर से। इसका मतलब R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की वैल्यू लगभग किसके बराबर होगी, R स्क्वायर के। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लगभग किसके बराबर आएगी, R स्क्वायर के बराबर आएगी। तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे हम लोग, तो अपने पास क्या आ जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू 2KQ इंटू A डिवाइड बाय R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, यानी R क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R क्यूब। ठीक है, E वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, KQ इंटू 2A अपॉन R क्यूब, Q इंटू 2A अपॉन R क्यूब। Q इंटू 2A जो है, क्योंकि Q इंटू 2A जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है, यानी P वेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, तो E वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, P वेक्टर अपॉन R क्यूब आ जाएगा। ये आ गई अपने पास निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। अब निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने प्राप्त कर ली है, तो अब इसकी अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से तुलना करें, तो ये अपने पास निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और E वेक्टर अक्ष की वैल्यू जो हमने प्राप्त की थी, यानी अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त की थी, उसका फॉर्मूला था अपने पास 2KP वेक्टर अपॉन R क्यूब, 2KP वेक्टर अपॉन R क्यूब। तो यहाँ KP वेक्टर अपॉन R क्यूब की जगह मैं E वेक्टर निरक्ष लिख सकता हूं, तो ये लिख देता हूं। तो E वेक्टर
अक्ष जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 2e निरक्ष के बराबर आ जाएगा, 2e निरक्ष के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब है अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है। अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है। ठीक है, तो ये था अपने पास निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास समविद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग समविद्युत क्षेत्र क्या होता है। समविद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहे, समान रहे। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहे, समान रहे, उसे बोलते हैं हम लोग समविद्युत क्षेत्र। और समविद्युत क्षेत्र को हमेशा समान लंबाई की समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समान लंबाई की समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं समविद्युत क्षेत्र को। ये तो बात रही समविद्युत क्षेत्र की। उसके पश्चात बात करें बलागुण, यानी बलागुण होता क्या है। बलागुण वही काम करता है जो बल यानी फोर्स जो है वो काम करता है। तो बलागुण जो है वो घूर्णन गति में कार्य करता है और बल जो अपना रेखीय गति में कार्य करता है। तो बलागुण की परिभाषा की बात करें यदि, तो बलागुण क्या होगा, बल और बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी का गुणनफल होता है। बल और बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, बलागुण कहलाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो मान लिया अपने पास कोई समविद्युत क्षेत्र है, ये मान लिया हम अपने पास कोई समविद्युत क्षेत्र है ई वेक्टर। ठीक है, ये अपने पास समविद्युत क्षेत्र है, कोई ई वेक्टर है। इस समविद्युत क्षेत्र में अपने पास विद्युत द्विध्रुव कोई स्थित है। ये विद्युत द्विध्रुव यहां पर स्थित है। ये अपने पास माइनस क्यू आवेश और ये मान लिया मैंने प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के मध्य दूरी जो है वो क्या है, 2a है। तो अब प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत बल क्रियाशील होंगे। कौन से बल है, विद्युत बल। तो प्लस क्यू आवेश पर विद्युत बल की दिशा जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, यानी F वेक्टर इज इक्वल टू प्लस क्यू ई वेक्टर। और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत बल जो है वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर होगा। ठीक है, अब दोनों बलों का परिमाण समान है और दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये क्या होंगे, दोनों निरस्त होने का प्रयास करेंगे। ये निरस्त नहीं होंगे। क्यों निरस्त नहीं होंगे, क्योंकि दोनों बल संरेखीय नहीं है। दोनों बल संरेखीय नहीं है। यदि संरेखीय होंगे, संरेखीय का मतलब है एक ही रेखा पर स्थित हो, यानी एक ये बल अपने पास मान लिया F1 है और ये F2 बल है। यदि ये दोनों बल इस प्रकार से स्थित हो, इसका मतलब ये संरेखीय है और इनकी दिशा विपरीत है। और यदि मान लिया इनका परिमाण क्या हो, समान हो, तो ये परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ये परस्पर क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों बल परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, संरेखीय नहीं है। अब संरेखीय होने का प्रयत्न करेंगे, संरेखीय होने का प्रयास करेंगे ताकि क्या हो जाए, निरस्त हो जाए। तो ये संरेखीय होने के लिए इस द्विध्रुव को इसके केंद्र के चारों ओर क्या करेंगे, घूर्णन गति करवाएंगे। यानी ये यहां से घूमकर यहां जाए और ये यहां से घूमकर यहां चला जाए। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। बात करिए, तो इस प्रकार घूर्णन गति में बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो पहले बल आघूर्ण की परिभाषा के अनुसार हम कहते हैं भी बल और बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी का गुणनफल जो होता है उससे बल आघूर्ण कहते हैं। तो हमें यहाँ पर बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए बलों के मध्य की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी चाहिए। तो ये मान लिया अपने पास लंबवत दूरी है और ये द्विध्रुव जो है इस विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। ये बिंदु ए मान लेता हूं मैं, ये मेरे पास बी है और ये सी है। तो बल आघूर्ण की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं, बल आघूर्ण की परिभाषा के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, बल आघूर्ण की परिभाषा से लिख सकते हैं हम लोग, बल आघूर्ण की परिभाषा से बल आघूर्ण को टो से लिखते हैं। तो टो इज इक्वल टू क्या होगा, एफ यानी बल इंटू क्रिया रेखा की लंबवत दूरी क्या है अपने पास, ए सी है, एफ इंटू ए सी। ए सी की वैल्यू देखें, ए सी इस त्रिभुज में देखिए, ए सी बी में ये थीटा कोण है, थीटा के सामने वाली भुजा यानी लंब है, थीटा के सामने वाली भुजा यानी लंब है। तो त्रिभुज ए सी बी में मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, लंब यानी ए सी
और बटे कर्ण, कर्ण कितना है 2a है, कर्ण कितना है 2a, तो AC की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2a साइन थीटा आ जाएगी, 2a साइन थीटा यहां पर पुट कर देंगे। तो टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ, एफ किसके बराबर है, दोनों बलों का परिमाण क्यू ई के बराबर है, तो क्यू इंटू ई और 2a साइन थीटा। ठीक है, इसे मैं लिख दूंगा टो इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। क्यू इंटू 2a क्या है, क्यू इंटू 2a अपने पास है द्विध्रुवीय आघूर्ण, क्यू इंटू 2a क्या है द्विध्रुवीय आघूर्ण, तो टो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास पी ई साइन थीटा आ जाएगा, पी ई साइन थीटा, ये अपने पास आ गई इक्वेशन। और इस आधार पर हम लिख सकते हैं भी बल आघूर्ण क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। क्यों बल आघूर्ण सदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये द्विध्रुवीय आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी द्विध्रुवीय आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश गुणनफल से प्राप्त होती है। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग टो वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, ये आ गया अपने पास किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, समविद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। अब द्विध्रुव की विभिन्न अवस्थाओं की बात करते हैं। द्विध्रुव की विभिन्न अवस्थाओं की बात करें तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, यानी फर्स्ट कंडीशन जो अपने पास आती है वो ये अभी, यदि थीटा की वैल्यू जो है, यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो 0 डिग्री, यदि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो पी ई साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास है, साइन थीटा की वैल्यू क्या, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, तो फिर टो का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी बल आघूर्ण क्रियाशील नहीं होगा। इस अवस्था को द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थायी साम्यावस्था, यह द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था है। ठीक है, अब नंबर 2 की बात करें भी, यदि थीटा की वैल्यू जो है, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, थीटा का मान कितना हो 180 डिग्री, यदि थीटा का मान 180 डिग्री होगा तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी 0, तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होगी, तो टो का मान क्या होगा 0 होगा, यानी बल आघूर्ण क्या होगा 0 होगा। अब बल आघूर्ण तो 0 होगा, लेकिन ये दोनों बल क्या होंगे संरेखीय होंगे, और संरेखीय होने के कारण देखिए भी यहाँ पर यदि धनात्मक आवेश ले लें और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश, तो दोनों पर बलों की दिशा परस्पर क्या हो जाएगी विपरीत हो जाएगी, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे, दोनों धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। तो इस कारण इसे द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अस्थायी साम्यावस्था, यानी साम्यावस्था में तो है लेकिन आवेश जो है वो स्थायी नहीं है, या द्विध्रुव स्थायी नहीं है। ठीक है, और नंबर 3 अवस्था आती है अपने पास, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित होगा तो साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है भी 1, तो टो का मान कितना आ जाएगा पी ई आ जाएगा, टो का मान क्या होगा पी ई, यानी द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर हो जाएगा बल आघूर्ण जो है वो। ठीक है, तो ये आ गया टो इज इक्वल टू पी ई आ गया। तो ये जो है द्विध्रुव की अस्थायी अवस्था कहलाती है, अधिकतम अस्थायी अवस्था भी इसे बोला जाता है, अस्थायी अवस्था। और इस अवस्था में बल आघूर्ण जो है वो क्या होगा अधिकतम होगा, बल आघूर्ण क्या होगा अधिकतम होगा, यानी द्विध्रुव सर्वाधिक अस्थायी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था अपने पास किसी समविद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल आघूर्ण और उस बल आघूर्ण की यानी द्विध्रुव की विभिन्न अवस्थाएं। तो ये अपने पास पहला चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।